कभी कभी सच सामने होता है पर हम देख नहीं पाते, और कुछ कहानियाँ इतनी गहरी होती हैं कि वक्त भी उनको मिटा नहीं पाता। टाइटैनिक वीरान समुद्र में तैरता हुआ एक शहर था, जहाँ लोग खुश थे, हंस रहे थे। कोई अपनी मंजिल का मुंतज़िर था तो कोई सफ़र में ही इतना खो चुका था कि उसको बाकी दुनिया की होश ही नहीं थी। और फिर देखते ही देखते टाइटैनिक आइसबर्ग को टकराया। हर तरफ चीखों पुकार होने लगी। और फिर इंसान तो इंसान है, लोगों ने अपने हीरे जवाहरात कस के पकड़ लिए, जैसे उस दिन कोई चीज़ मौत से सौदा कर सकती हो। और चंद ही पलों में समुंदर ने टाइटैनिक को निगल लिया। हिस्ट्री के मुताबिक ये एक हादसा था, लेकिन हिस्ट्री हर बार सच नहीं कहती। कहते हैं कि टाइटैनिक पर वो ताकतवर लोग सवार थे जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ थे, और दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन, वो शख्स जिसने टाइटैनिक बनवाया, फाइनेंस किया और जो हर हाल में सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम बनाना चाहता था। लोग कहते हैं कि उसने जानबूझ के टाइटैनिक को डुबा दिया था ताकि वो अपनी मर्जी का बैंकिंग सिस्टम ला सके। और एक और अजीब बात ये थी कि उसने टाइटैनिक के रवाना होने से सिर्फ कुछ घंटे पहले अपनी टाइटैनिक की टिकट कैंसिल कर दी थी। और जिस दिन टाइटैनिक डूब रहा था, वो आराम से वेकेशंस एंजॉय कर रहा था। क्या ये सब इत्तेफाक था? क्या टाइटैनिक डूबा था या जानबूझ के डुबाया गया था? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि जेपी मॉर्गन था कौन। ना वो कोई किंग था, ना कोई पॉलिटिशियन, लेकिन जब वो बोलता था तो किंग्स और पॉलिटिशियंस उसकी बात चुप करके सुनते थे। ऐसे कहा जा सकता है कि जैसे वो अमेरिका के फाइनेंस की रीढ़ की हड्डी था। 1907 में जब अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम फेल हो गया, लोग सड़कों में निकल आए बैंक से अपना ही पैसा निकलवाने के लिए, लेकिन बैंक्स के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं था। अमेरिका फाइनेंशियली कोलैप्स करने वाला था, गवर्नमेंट बेबस हो चुकी थी। तभी एक आदमी ने सारा बोझ अपने कंधों पे ले लिया, और वो आदमी था जेपी मॉर्गन। उसने अपने फेलो बिजनेसमैन को एक लाइब्रेरी में बंद किया और कहा कि Either we save the system tonight or we watch it burn by morning. और उन सबको जेपी मॉर्गन की बात माननी पड़ी। इसलिए नहीं कि वो मानना चाहते थे, बल्कि इतने पावरफुल आदमी के सामने उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। अमेरिका सर्वाइव्ड, लेकिन उस रात एक चीज सही नहीं थी। अगर एक आदमी पूरे मुल्क की इकोनॉमी बचा सकता है तो वो उसको कंट्रोल भी कर सकता है। खैर, वक्त गुजरता गया और जेपी मॉर्गन ने एक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया। जेपी मॉर्गन ने कहा कि अमेरिका को एक सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम चाहिए, एक ऐसा बैंक जो बाकी सब बैंक से ऊपर हो, जिस बैंक के हाथ में पूरी इकोनॉमी की कमांड हो। वही बैंक डिसाइड करेगा कि कितना पैसा प्रिंट होगा, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी या कितनी कम होगी, और इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, और जो मार्केट है वो किस डायरेक्शन में चलेगी। अब ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मसला ये था कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगा। लेकिन सेंट्रल बैंक को कोई सवाल नहीं कर सकता, नॉट इवन गवर्नमेंट। और इसी वजह से इस बात से या इस आइडिया से बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। उनमें से 3 बड़े नाम थे, जॉन जेकब एस्टर, बेंजामिन गुगनहाइम और इसिडोर स्ट्रॉस। इनका कहना था कि पैसे का इख्तियार एक हाथ में नहीं होना चाहिए। Money should be controlled by real economy, real industry, not by a private banking elite. इनका कहना था कि पैसे का इख्तियार एक हाथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का आइडिया सब लोगों के सामने आ चुका था। वैसे तो रोड मैप भी बन चुका था, लेकिन मसला ये था कि इस नए सिस्टम को चलाने के लिए जेपी मॉर्गन को अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों का साथ चाहिए था, और अमेरिका के उन ताकतवर लोगों में ये 3 नाम भी शामिल थे। मीटिंग्स हुई, प्राइवेट डिनर्स भी हुए, क्लोज डोर डिस्कशंस भी हुई, लेकिन वो तीनों लोग अपने स्टैंड पे खड़े थे। काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन वो लोग नहीं माने। इसीलिए अब जेपी मॉर्गन के पास सिर्फ एक रास्ता था। अब उसको प्लान चाहिए था उन तीनों लोगों को अपने रास्ते से हटाने का, और वो प्लान था द टाइटैनिक। टाइटैनिक कोई जहाज़ नहीं था, ये एक तैरता हुआ महल था, और इस पर सफ़र कर रहे थे अमेरिका के अमीर तरीन लोग, वो लोग जिनके एक सिग्नेचर से मार्केट्स हिल जाती थी। और उन्हीं अमीर तरीन लोगों में 4 नाम जाने पहचाने थे, एस्टर, गुगनहाइम, स्ट्रॉस, जेपी मॉर्गन। टाइटैनिक वॉज मोर लाइक गैदरिंग ऑफ अनटचेबल्स। 11 अप्रैल 1912
ये वो दिन था जब टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू किया। लेकिन सफर शुरू होने के कुछ ही टाइम बाद एक शॉकर सामने आया। वो आदमी जिसने टाइटैनिक बनवाया, जिसके पास इस जहाज का सबसे लग्जूरियस स्वीट था, जिसका सामान भी शिप पर मौजूद था, जेपी मॉर्गन इस सफर पे था ही नहीं। खैर, जेपी मॉर्गन के अलावा भी इस शिप पे बहुत सारे अमीर लोग मौजूद थे और उन सबको सही सलामत मंजिल पे पहुंचाने की जिम्मेदारी थी कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की। आप कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को अटलांटिक का लेजेंड भी बुला सकते हो, क्योंकि उसको 40 साल का तजुर्बा था इस तरह के बड़े शिप्स चलाने का। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ एक बहुत प्रोफेशनल आदमी था, उसका नाम ही गारंटी था सेफ्टी की, और इसीलिए उसे टाइटैनिक यानी उस टाइम के दुनिया के सबसे एडवांस शिप का जिम्मा दिया गया था। लेकिन इस सफर पे एडवर्ड स्मिथ वो एडवर्ड स्मिथ लग ही नहीं था रहा। आप सब ने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि टाइटैनिक पे लाइफ बोट्स बहुत कम थी, यानी 2200 लोगों के लिए लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ 1100 लोगों के लिए लाइफ बोट्स थी। लेकिन वो भी इंसान है, शायद उनसे कोई गलती हो गई हो। लेकिन दूसरी बात आती है बाइनोकुलर्स पे, मतलब शिप के लुकआउट्स के पास, जिन्होंने दूर तक देखना होता है कि रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है, उनके पास बाइनोकुलर्स ही नहीं थे। लेकिन फिर भी इंसान कहता है कि चलो ऐसे ब्लंडर्स हो सकते हैं। लेकिन जो बात मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी। टाइटैनिक को आगे रास्ते में बढ़ने से पहले कई वार्निंग्स दी गई। टोटल 6 डिफरेंट शिप्स ने डिफरेंट टाइम्स पे टाइटैनिक को वार्न किया आगे जाने से। सबसे पहली वार्निंग सुबह के टाइम टाइटैनिक को करोनिया से रिसीव हुई। फिर दोपहर 1:42 पे टाइटैनिक को दूसरी वार्निंग बाल्टिक ने दी, और उसके बाद 3 बजे अमेरिका ने टाइटैनिक को तीसरी वार्निंग दी, और चौथी वार्निंग शाम के वक्त कैलिफोर्नियन की तरफ से रिसीव हुई, और उसके बाद रात को 9:40 पे मिसाबा ने टाइटैनिक को आगे जाने से वार्न किया, और आखिरी वार्निंग फिर से कैलिफोर्नियन की तरफ से रिसीव हुई रात 10:55 पे। लेकिन एडवर्ड स्मिथ जैसे प्रोफेशनल और इतने एक्सपीरियंस्ड कैप्टन ने क्या किया? ना उसने स्पीड कम की, ना कोई टर्न लिया, और सारी वार्निंग्स इग्नोर करके स्पीड और ज़्यादा तेज़ कर दी। दुनिया का सबसे एक्सपर्ट कैप्टन जिसको आप कह सकते हो, वो इस तरह के फैसले ले रहा था कि इंसान की समझ से बाहर है। और फिर उसके बाद जो हुआ हम सब जानते हैं। द अनसिंकेबल शिप समुद्र की गहराइयों में गायब हो गई। लेकिन एक बात जो आज तक समझ नहीं आई कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तो उससे सिर्फ 10 मील दूर एक और शिप खड़ा था जो सारी रात वहीं था, SS कैलिफोर्नियन। लेकिन ना उसने टाइटैनिक के डिस्ट्रेस फ्लेयर्स देखे, ना रेडियो सिग्नल्स का जवाब दिया, और इतने करीब होने के बावजूद भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च ही नहीं किया गया। कैसे हो सकता है कि एक शिप जिस पे इतने सारे लोग होते हैं वो डिस्ट्रेस फ्लेयर्स ही नहीं देख रहे, वो कोई रेडियो सिग्नल्स का जवाब ही नहीं दे रहे। खैर 2200 लोग टाइटैनिक पे गए थे, लेकिन सिर्फ 700 लोग वापस आए, और मरने वालों में वही 3 नाम थे, जॉन जेकब एस्टर, बेंजामिन गुगनहाइम और इज़डोर स्ट्रॉज। वही लोग जो जेपी मॉर्गन के खिलाफ थे। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि शिप पे इतने सारे लोग डूबे, उनमें से ये 3 लोग भी डूब गए होंगे। लेकिन इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। लेकिन एक सवाल तो ये भी बनता था कि जब ये सारा कुछ हो रहा था, टाइटैनिक डूब रहा था ये, और इतने लोग मर रहे थे, तो जिस आदमी ने टाइटैनिक बनवाया था वो कहाँ पे था? जेपी मॉर्गन, जिसने आखिरी मिनट पे अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी थी ये कह के कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन टाइटैनिक के डूबने के अगले ही दिन उसको पेरिस के एक लग्जूरियस होटल के अंदर वेकेशंस एंजॉय करते हुए देखा गया, जहां एक साइड पे उसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक शिप तबाह हो चुका था, इतने सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी, और वो पेरिस के अंदर वेकेशंस एंजॉय कर रहा था। खैर टाइटैनिक के डूबने के अगले ही साल यानी 1913 के अंदर फेडरल रिजर्व एक्ट पास हो जाता है, क्योंकि अब अपोजिशन तो बची ही नहीं थी। वो लोग जो पावर के अंदर थे वो तो मर चुके थे या मार दिए जा चुके थे। पहले जेपी मॉर्गन का अचानक से टिकट कैंसिल कर देना, फिर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के इतने बड़े ब्लंडर्स, फिर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन ही नहीं शुरू किया गया, और उसके बाद अचानक से अगले साल ही फेडरल रिजर्व एक्ट पास हो जाता है। ये सारे इवेंट्स इतने वेल कनेक्टेड हैं, इतने वेल टाइम्ड हैं, एक दूसरे के साथ परफेक्टली मैच कर रहे हैं कि ये वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रियलिटी से ज़्यादा सेंस बनाती है। खैर जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर की, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन आपको इस बारे में क्या लगता है कि टाइटैनिक एक हादसा था या एक वेल प्लान्ड मास एग्जीक्यूशन? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।